हेलो दोस्तों, नमस्ते। 3 बेहतरीन सलाह के बारे में बात करते हैं। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। दोस्तों, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने को लक्ष्य निर्धारित करके उसके बाद उस पर मेहनत करनी है। कोई आसपास की बातें अपने दिमाग में नहीं लानी। वादा किया है हमने अगर लक्ष्य प्राप्त करने का, तो साबित तो करके ही दिखाना है। और बताओ मत, करके दिखाओ। और सबको कहो मत ये करूँगा वो करूँगा, अब तो करके ही दिखा के ही दम लेंगे। तो दोस्तों, सक्सेस होने के लिए लाइनें आपके जीवन में काफ़ी होगी। और चलते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। और हमारे इस चैनल पे क्या होता है कि सर, जो पिछले वाले जो भी हमारे क्वेश्चंस है ना एग्जाम में आ चुके हैं, उनका ही सॉल्यूशन करवाते हैं। और उसके आसपास जितने भी क्वेश्चंस होते हैं और कौन कौन से बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस हम इस चैनल पर करवाते हैं। तो आज का ये क्वेश्चन है कि रायशिया को राजपूताना का कर्ण किसने कहा? तो इसका आंसर होगा मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने राव रायसिंह को राजपूताना का कर्ण कहा। इसके की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि अब इनका पूछ लिया है तो महाराणा कुंभा एक इम्पोर्टेंट शासक हैं, तो उनके बारे में भी, उसकी उपाधियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। अभिनव भट्टाचार्य संगीत के ज्ञाता होने के कारण इन्हें कहा जाता है अभिनव भट्टाचार्य। राणो रासो साहित्यकारों के आश्रयदाता होने के कारण कहा जाता है हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई उपाधि है। नव्य भारत कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है। ये एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा। नव्य भारत जो है वह महाराणा कुंभा की उपाधि दी गई है, वो कहाँ लिखी हुई है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। अन्य उपाधि जैसे हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, शैल गुरु, दंडीश्वर, अवतार, प्रजापालक, ये सारी उपाधियां महाराणा कुंभा की हैं जो आपको याद रखनी है। महाराणा सांगा एक इम्पोर्टेंट शासक है। इनकी भी खानवा का युद्ध भी इम्पोर्टेंट है। उसमें भी आपको बाबर और राणा सांगा के बीच में जो युद्ध हुआ था 1527 को, उसको भी आपको याद रखना है। और महाराणा सांगा एक ऐसा शासक था जो मेवाड़ की धरा पर सबसे इम्पोर्टेंट शासक की श्रेणी में आता है। महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा मानवों का खंडहर इसलिए इनको कहते हैं कि कई जख्मों की वजह से, इनके जो बदन था उस बदन पर बहुत सारे जख्म होने की वजह से मानवों का खंडहर कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। सिपाही का अंश और हिंदू पद, ये हिंदू पद हाल ही किसी एग्जाम में पूछा गया है। वन रक्षक का एग्जाम है, उसमें पूछा गया है हिंदू पद का किस शासक का मतलब उपाधि दे दिए हैं, तो महाराणा सांगा को। तो दोस्तों, मेवाड़ से इंपॉर्टेंट शासक जो बनते हैं महाराणा सांगा, कुंभा और आपके ये शासक है महाराणा प्रताप। इनको आपको जरूर याद रखना है और इनसे क्वेश्चंस बनते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यन कगार भूमि हिस्सा है। अब विद्यन कगार किसका भूमि का हिस्सा है? आपको पता ही है कि ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो पठार होता है ना, इसका हिस्सा है। किसका है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का हिस्सा विद्यन कगार है। इसके की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि हाड़ोत्री पठार के 2 भाग हैं। हाड़ोत्री पठार कुल 2 भागों में विभक्त है। एक तो विद्यन भूमि कगार, एक दक्कन पूर्वी दक्कन का पठार। तो हाड़ोत्री का जो पठार है उसे ही दक्षिण पूर्वी का पठार कहते हैं और विद्यन कगार भूमि है, एक दक्कन पठार है। हाड़ोत्री पठार का जो उपनाम अगर पूछा जाए तो हाड़ोत्री का पठार नहीं देके आपको संक्रांति प्रदेश भी दे सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हाड़ोत्री के पठार के ही उपनाम को कहते हैं संक्रांति प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 है स्वस्थ धरा खेत हरा। ये जो नारा है ये मतलब किसका नारा है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक योजना लागू हुई थी, उसका नारा है। तो आपको मृदा दिवस भी याद करना है कि 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मृदा दिवस। तो इसके की पॉइंट्स और जानते हैं कि कौन कौन से इसके की पॉइंट्स बन सकते हैं। देखो, इसकी मिट्टी की अगर बात करें तो दोस्तों ये मैप आपकी मिट्टी में बहुत हेल्पफुल करेगा कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो आपको देखते हो श्रीगंगानगर, ये श्रीनगर गंगानगर का जो क्षेत्र है भूरी और रेतीली और कछारी मिट्टी। फिर आप इस साइड देखते हो कि लवणीय मिट्टी जालौर वाले क्षेत्र और बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है वहाँ लवणीय मिट्टी मिलती है।
और रेगिस्तान वाले क्षेत्र में रेतीली मिट्टी मिलती है। भूरी मिट्टी ये बीच में मिलती है, जहाँ आपका अरावली का पर्वतीय क्षेत्र है उस साइड। लाल पीली मिट्टी आप देख सकते हो, लाल डोमल मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में मिलती है। और ये काली जो मिट्टी है ना, वर्टिसोल मिट्टी, ये हाड़ोत्री के क्षेत्र में मिलती है। और पूर्वी क्षेत्र में कछारी मिट्टी। तो आपकी इस मैप से आपको याद रखना है कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। अब राजस्थान की मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण देखा जाए तो दोस्तों 5 प्रकार की राजस्थान की जो मिट्टी को वैज्ञानिक वर्गीकरण में बांटा गया है। एरिडीसॉल इंपॉर्टेंट है। एरिडीसॉल राजस्थान के शुष्क जलवायु प्रदेश, जहाँ एकदम शुष्क जलवायु प्रदेश होते हैं, वहाँ एरिडीसॉल होती है। एल्पीसॉल राजस्थान के जयपुर, अलवर, मतलब आपके जो पूर्व का जो राजस्थान के जो पूर्वी भाग हैं वहाँ एल्पीसॉल। एंटीसॉल, एंटी होती है दुश्मनी होती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में ये एंटीसॉल नामक एक जो मिट्टी है वो पाई जाती है। इंसेप्टिसॉल अर्धशुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों में कहीं न कहीं पाई जाती हैं। जैसे कि एक तो अर्धशुष्क होना चाहिए और आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में इंसेप्टिसॉल पाई जाती है। ये वर्टिसॉल सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे याद रहने में एकदम इजी तरीका है कि वर्टिसॉल काली मिट्टी होती है जो कपास के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो ये हाड़ोत्री क्षेत्रों में पाई जाती है। वर्टिसॉल कौन सी है? हाड़ोत्री क्षेत्र में। तो दोस्तों ये मिट्टी के वर्गीकरण के जो 5 नाम है आपको याद रखना है, उनके क्षेत्र आपको जरूर याद रखना है कि कौन से क्षेत्र में क्या क्या पाई जाती है। एरिडीसॉल, एल्पीसॉल, एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल एंड वर्टिसॉल। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड राजस्थान का सबसे बड़ा है? अब देखो जहाँ जैसलमेर आएगा वही कृषि जलवायु खंड सबसे बड़ा होगा। तो फर्स्ट जो सी है ना, ये कृषि जलवायु सबसे बड़ा है, जैसलमेर वाला। देखो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र आता है ना, वो आता है फर्स्ट बी में आता है। फिर उसके नीचे फर्स्ट ए। तो बड़ा तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? फर्स्ट सी होगा। अब देखो जलवायु कृषि खंड को निम्न 10 भागों में विभक्त कर रखा है और 10 भाग कौन कौन से इसको आपको जानना जरूरी है। और इसमें कौन कौन सा एरिया पड़ता है वो आपके लिए क्वेश्चन जरूर बनाएगा और ये एक क्वेश्चन बनाता ही है। जैसे कि फर्स्ट ए वाला तो बाड़मेर और जोधपुर वाला क्षेत्र है। फर्स्ट ए वाला बाड़मेर और जोधपुर वाला क्षेत्र है। ये जो उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सबसे नॉर्थ वाला ऊपर वाला जो क्षेत्र है फर्स्ट बी रखता है। और फर्स्ट सी जो रखता है अभी जो आपको बताया है बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, जो शुष्क जो ज़्यादा ही शुष्क मैदान है वो पश्चिमी मैदान। और जो अंतर्वर्ती मैदान क्षेत्र है सेकंड ए, वो नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले का कुछ भाग है। लूणी नदी वाला जो है सेकंड बी, जो पाली, जालोर और सिरोही, जोधपुर वाला भाग, गोडवाल वाला भाग जो कहा जाता है उसे सेकंड बी के तहत जानते हैं। वो जलवायु खंड सेकंड बी के अंतर्गत आता है। अर्धशुष्क पूर्वी मैदान जयपुर, दौसा, ये अपने पूर्वी वाला है अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। और बाढ़ संभाव्यता आपको याद रखना है, पूर्वी मैदान जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, मत्स्य संघ प्लस सवाई माधोपुर के साथ बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। बाढ़ का आती है पूर्वी क्षेत्र में, तो आपको ये इसका याद रखना है। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही और जिले का भाग होता है। आर्द्र दक्षिणी मैदान ये जो फोर्थ बी है ना दोस्तों, ये सबसे छोटा जलवायु खंड है, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिला आता है। और सबसे लास्ट है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, ये हाड़ोत्री वाला क्षेत्र है। 5 वाला हाड़ोत्री वाला क्षेत्र है। तो आपको याद हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो आपको याद कौन कौन सा रखना है दोस्तों? जैसे कि सबसे बड़ा फर्स्ट सी, सबसे छोटा फोर्थ बी, और 5 वाला जो है वो हाड़ोत्री क्षेत्र, और चौथा आपको एक याद हो जाएगा कि बाढ़ संभावित क्षेत्र वाला वो कौन सा क्षेत्र है, तो वो आपके सबसे ये पूर्वी वाला क्षेत्र है। और फर्स्ट बी का जो क्षेत्र है वो सबसे नॉर्थ वाला, राजस्थान के नॉर्थ पार्ट में होता है, वो सबसे फर्स्ट बी वाला है।
तो इस प्रकार आप अपने मैप के हिसाब से इसको याद कर सकते हो। और दोस्तों जलवायु का क्वेश्चन हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन बनता ही है, और इस चार्ट को आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें से एक ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य जो सुमेलित नहीं है। टाडगढ़, रावली, पाली, अजमेर, राजसमंद ये एक सुमेलित है। बस्सी चित्तौड़गढ़ का वाला, फुलवाली की नाल उदयपुर में है। बंद बारेटा अलवर में ना होकर ये भरतपुर में, कहाँ है? भरतपुर में। तो ये सुमेलित नहीं है। अब मैं जैसे कि आपको अभ्यारण्य तो कई बार बता चुका हूँ कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है। जैसे फुलवारी नाल उदयपुर में हो गया, है ना, सीता माता प्रतापगढ़ में हो गया, और जो ये रणथंभौर वाला है रामसागर, रामधारी विष जो सागर वाला है ये बूंदी में है। और आपको ये माउंट आबू वाला राष्ट्रीय उद्यान वाला जैसलमेर में, ये तो सब बता दिए गए हैं। और दोस्तों मैं इसके जो वन्य जीव संरक्षण अभियान कब, ये जब एक्ट कब लागू हुआ इसके बारे में अपन बता, तो अधिनियम कब बना इसके, तो इसके की पॉइंट्स के बारे में आप जान लेते हैं कि वन्य जीव जो अभ्यारण्य हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1951 लागू किया गया था। 23 अप्रैल 1951 को भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लागू किया गया। इसे राजस्थान के 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया था। अपने राजस्थान में कब हुआ था? 1 सितंबर 1973। कई बार क्वेश्चन बनता है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में हुआ। पर राजस्थान की बात करें तो 1 सितंबर 1973। जैसे कि ये क्वेश्चन मानवाधिकार दिवस का भी आया था, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि इसकी राजस्थान राज्य मानव आयोग की स्थापना ये की थी हमारे 18 जनवरी 1999 को। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया। ये वन्य जीव संरक्षण है ना, समवर्ती सूची में, जहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही अपने नियम बना सकती है। रणथंभौर में टाइगर सफारी पार्क बनाया जाएगा। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त विलुप्त जंतुओं व वनस्पतियों का नाम प्रविष्ट किया जाता है। ये रेड डाटा बुक भी सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ लुप्त जो प्रजातियां थे उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। भारत में बाघ संरक्षण योजना का निर्माता, बाघ का जो कन्वर्जेशन है वह कैलाश सांकला, टाइगर वाला जो है कैलाश सांकला, उन्हें टाइगर मैन ऑफ द इंडिया भी कहते हैं। इन्हें टाइगर एंड रिटर्न ऑफ टाइगर की पुस्तक भी लिखी है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? टाइगर एंड रिटर्न ऑफ टाइगर। कैलाश सांकला जी को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। अब डामोर कहाँ पाई जाएगी? डामोर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अधिकतर पाई जाती है। राजस्थान की डामोर जनजाति के बारे में जितने भी फैक्ट हैं वो सब जान लेते हैं कि ये जनजाति राजस्थान में सबसे अधिक सीमलवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई रहती हैं। मतलब डामोर जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है सीमलवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। इस जनजाति द्वारा पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है, जैसे कि मुखी कहा जाता है। जैसे कि मीणाओं के जो मुखिया होते हैं, पंचायत के मुखिया, उनको पटेल कहा जाता है। इनके गांव की छोटी इकाई को फुला कहा जाता है। और इस जनजाति के पुरुष महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। महिलाओं की तरह क्या पहनते हैं? गहने भी पहनते हैं। जनजाति में गुप्त विवाह निषेध है। चुपचाप कोई विवाह नहीं कर सकते, सबके सामने ही होना चाहिए। जनजाति कृषि आधारित है और राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो वनों पर निर्भर नहीं है। वन पर निर्भर नहीं है, बाकी जितनी भी जनजाति हैं वो अधिकतर वनों पर निर्भर रहती हैं। इस जनजाति का मुख्य मेला 11 की रेवाड़ी, डूंगरपुर और गुजरात में झेला बावजी का भरता है मेला। होली के अवसर पर यह जनजाति छाड़िया नामक कार्यक्रम आयोजन करती हैं। गुजरात के निवासी डामोर अपनी स्थानीय भाषा में गुजराती का उपयोग करती हैं। और इस जनजाति शादी का मुख्य आधार दुल्हन की कीमत है। मतलब दुल्हन, ये जो शादी का मुख्य आधार क्या होता है, जो शादी करता है तो दुल्हन की एक कीमत लगाई जाती है, उसके तौर पर इनकी शादी होती है। तो अपन को याद रखना है कि डामोर जाति के पंचायत के मुखिया मुखी कहलाता है। और ये इनका मेला एक डूंगरपुर में और गुजरात में झेला बावजी पड़ता है, झेला बावजी का मेला पड़ता है।
और जहाँ ये सबसे ज़्यादा निवास करती है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में करती है। इतना सा आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7वां, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तो दोस्तों मांदलिया, तिमनिया, कांटला ये सब गले के हैं। ये आंवला एक गले का आभूषण नहीं है, ये पैर का आभूषण है। तो अपन महिलाओं के कंठ और गले में आभूषण पहने जाते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। थमड़ियों गले का है, टेड़ियों, आड़, मुठिया, हलड़ा, ठाल, झालड़ा, ठूसी, चंपाकली, थेड़ियों, खाटला, मादलिया, कंठी, गलपट्टिया, हाकल, हार, ये सारे कितने हैं आपके गले में पहने जाने वाले हैं। और पैर में पहने जाने वाला आभूषण पायजेब, सबको पता है, पायल, कड़ा, लसा, नुपुर, रमजोल पाँव में बांधी जाती है। लंगर, आंवला, आंवला भी पैरों का आभूषण है। झाझर, टीडो, टाका, नेवली, ये नेवली बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, पैर का आभूषण है। टोड़ा और अनोट पोल। तो दोस्तों आपको रोज 5-6 आभूषण याद करोगे तब आपको ये आभूषण का टॉपिक समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। पाशुपत, इनका आंसर है लकुलिश। क्या है? लकुलिश। और राजस्थान में जो संप्रदाय हैं उसके बारे में जानते हैं, जैसे कि जसनाथ जी संप्रदाय जो है, जसनाथ जी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दादू संप्रदाय, दादू जी। विष्णु संप्रदाय संस्थापक जाम्बो जी। अब ये सवाल आया अखिल कि मुकाम किससे संबंधित है। एक सवाल बना कि मुकाम किससे संबंधित है, तो मुकाम किससे संबंधित है? विष्णु से संबंधित है। लालदास जी संप्रदाय, लालदास। चरणदास जी संप्रदाय, चरणदास। प्राणनाथ जी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? प्राणदास। तो आपको ये जो संप्रदाय हैं उनके कौन संस्थापक है और कौन सी उन्होंने संपदा चलाई है, इसके नाम भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है राव जैतसिरो छंद के रचयिता कौन है? अब राव जैतसिरो छंद, इसका आंसर होगा बिट्टू सुजा। कौन होगा? बिट्टू सुजा। दोस्तों देखो, हम इस चैनल पर जितने भी पिछले साल में ये ग्राम सेवक फर्स्ट जो हुआ था अधिकारी प्री पेपर, उसका सॉल्यूशन है और 10 क्वेश्चंस लेते हैं। 10 क्वेश्चन का आसपास जितना क्वेश्चंस बन सकता है उतना हम बनाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों कम से कम एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस तो लमसम बन ही जाते हैं। चंद्रप्रदाय क्या है? उनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। शिवदास गार्डन की रचना का नाम है अचल खिंचरी वचनिका। सबसे इंपॉर्टेंट बनता है पृथ्वीराज चंद्रप्रदाय की रचना पृथ्वीराज रासो, सबको याद रहती है। शिवदास गार्डन जो चारण है वो असलदास खिंचीरी वचनिका। सूर्य मिश्रण, वंश भास्कर और विश्व सत्सई। सूर्य मिश्रण की जो रचनाओं का नाम है वंश भास्कर, विश्व सत्सई। गिरधर आशिया, संगत रासो। कवि कलोल, ढोला मारूरा दुआ। कई बार एग्जाम में बना है कि कवि कलोल के द्वारा लिखित रचना का नाम बताइए। ढोला मारू का दुआ या ढोला मारू दुआ किसके द्वारा ढोला मारूरा दुआ किसके द्वारा लिखित है? कवि कलोल के द्वारा। मूर्णोट नैन्सिरी की ख्यात और मारवाड़ा परगना विगत। जग्गा खिड़किया, राठौड़ रतन सिंह और मदेह दाशोत्री वचनिका। नयनचंद सूरी हमीर महाकाव्य। और मंडन राजवल्लभ, मंडन के द्वारा जो रचित है राजवल्लभ। जैसे कि कुंभा, महाराणा कुंभा के द्वारा रचित जो ग्रंथ है उनको भी याद रखना है। रसिक फिरिया हो गया, रसिक गोविंद जी की टीका और ये संगीत राज, संगीत रत्नकोश, ये सब जो 4-5 इनकी जो रचना है वो आपको याद करनी है महाराणा कुंभा की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रिंद रोही किसकी रचना है? तो रिंद रोही अर्जुन देव चारण की एक रचना है रिंद रोही। तो इसके भी कुछ रचनाकार अपन देख लेते हैं कि जयानक के द्वारा रचित है पृथ्वीराज विजय। रणछोड़दास भट्ट अमर काव्य वंशावली। पद्म नाम कानड़ पद्म और हमीर रायण। नरपति नाहल बिसलदेव रासो। महाकवि के द्वारा जो महाकवि माघ ने लिखा है शिशुपाल वध, शिशुपाल का वध। भट्ट छदाशिव राज विनोद, भट्ट छदाशिव राज विनोद। कन्हैयालाल सेठिया
ये इम्पोर्टेंट है आज आधुनिक राजस्थान में। ये जो अभी जो बन रहे हैं ना क्वेश्चन, ये कन्हैयालाल सेठिया, ये जो मिंजर, गालगछिया, कंकु, पाताल पीतल और रमणियारा सोटा, ये मिंजर थोड़ा आपको याद रखना है कि किसकी रचना है, तो कन्हैयालाल सेठिया, क्योंकि ये क्लास 10th की वो जो भी बुक्स है उसमें भी दे रखा है। विजयदन देथा बातारी फुलवड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है। सीतालाल लाला शास्त्री शब्दकोश, ये सबको पता है। तो दोस्तों आज हमारे जो कंप्लीट 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगली हमारी जो वीडियो होगी उसमें भी 10 क्वेश्चंस होंगे और उसके आसपास जितने भी घूमने वाले क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस लिए जाएंगे। दोस्तों आप अपनी मेहनत पर विश्वास करना और ज़रूर एक दिन आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।